जी अस्सलाम वालेकुम। कैप 7 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर 38। आज के लेक्चर में प्रैक्टिस क्वेश्चन एज यूजुअल डिस्कस करेंगे और फिर चैप्टर 5 में नेक्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे, अल्टरेशन ऑफ कैपिटल क्लॉज इन मेमोरेंडम। कल के लेक्चर में हमने शेयर कैपिटल के इंट्रोडक्टरी कंसेप्ट स्टडी किए थे, जिसमें हमने ये स्टडी किया कि ऑथोराइज शेयर कैपिटल क्या होता है, इशूड शेयर कैपिटल क्या होता है और पेड अप शेयर कैपिटल। ये हमने बेसिक कंसेप्ट डिस्कस किए थे। और प्रोसेस ऑफ इशुएंस ऑफ शेयर्स, ये कंसेप्ट। अच्छा, एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा कि क्या ये प्रोसेस ऑफ इशुएंस ऑफ शेयर्स हमने याद करना है? ये आपने याद नहीं करना। ये जो ब्रैकेट में वो एक बॉक्स में बताया गया ना, ये कंसेप्ट आपने याद नहीं, अंडरस्टैंड करना है। इसको 2-3 दफ़ा रीड कीजिए, अंडरस्टैंड करना, याद नहीं करना। इस प्रोसेस की बेस पे आगे चल के हमारा जो प्रॉस्पेक्टस वाला चैप्टर है उसमें कुछ कंसेप्ट्स बिल्ड होंगे इस इंफॉर्मेशन या इस प्रोसेस की बेस पे। तो इसको 2-3 दफ़ा रीड कर लें, जहन में बैठ जाए कि स्टेप बाय स्टेप्स क्या होते हैं। डिफरेंट टर्म्स जो उसने बोल्ड करके बताई हैं वो टर्म्स के साथ आप फेमिलियर हो जाएं। इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। मजीद कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लें। लिखा हुआ है कि जब कॉम्प्लीमेंट्री कैपिटल ऑथराइज किसी मतलब एडवर्टाइजमेंट में या कहीं भी। अच्छा हाँ, एक एडवर्टीजमेंट वाला कंसेप्ट कल रह गया था, भाई ने बहाने से चले वही पूछ रहे, अच्छा हो गया। एडवर्टीजमेंट क्या है? रात को सोया नहीं है इस सवाल की वजह से? क्या हुआ, क्या कह रहे हो? अच्छा अच्छा है। तो एडवर्टीजमेंट का कंसेप्ट क्या है? देखिए, एक होता है पेड अप शेयर कैपिटल, एक होता है ऑथोराइज शेयर कैपिटल। अब इशूड और पेड अप शेयर कैपिटल तो एक जैसा है, सेम है ना, आपको पता है। आज की दुनिया में ऑथोराइज कैपिटल और इशूड कैपिटल में फर्क हो सकता है कि ऑथोराइज ज्यादा है, इशूड कम है, ठीक है। लेकिन इशूड और पेड अप में आज की दुनिया में फर्क नहीं है, क्योंकि अब फुल्ली पेड शेयर इशू होते हैं। जो इशूड कैपिटल है वही पेड अप शेयर कैपिटल। लेकिन रेयर केसेस में हो सकता है आपको कोई ऐसी कंपनी नजर आए जिसमें इशूड शेयर कैपिटल और पेड अप शेयर कैपिटल में फर्क हो। ये किस वजह से होगा? ये इस वजह से होगा कि पुराने जमाने में जब पार्टली पेड शेयर्स अलाउड होते थे, कंपनी ने उस वक्त कुछ पार्टली पेड शेयर इशू किए होंगे, और जो आज तक चले आ रहे हैं, जो आज तक एज इट इज चले आ रहे हैं। कंपनी को कभी उन्हें फुली पेड कराने की जरूरत ही नहीं पड़ी, वरना नॉर्मली अब इशूड एंड पेड अप शेयर कैपिटल सेम होते हैं। अच्छा, मुझे बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं ऑथोराइज शेयर कैपिटल और इशूड एंड पेड अप शेयर कैपिटल में फ़र्क बताएं। एक फ़र्क आपने बता दिया कि सर ऑथोराइज अमाउंट जो है वो ज़्यादा होती है और इशूड एंड पेड अप उससे कम होगी या उसके इक्वल होगी। दूसरा सवाल मेरा ये है कि बैलेंस शीट और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इन दो डॉक्यूमेंट को सामने रखते हुए मुझे फ़र्क बताइए। ऑथोराइज शेयर कैपिटल मेमोरेंडम में लिखते हैं, जो इशूड एंड पेड अप होता है वो बैलेंस शीट में ऐड होता है, वो लायबिलिटी साइड पे आता है। बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या ऐसा हो सकता है कि कंपनी का ऑथोराइज्ड कैपिटल हो, उसने रजिस्टर करवाया, रजिस्टर करवाने पे तो पाबंदी कोई नहीं है ना। एक ऐसी कंपनी जो इंतहाई फारिग है, उसके डायरेक्टर पे किसी का कोई ट्रस्ट नहीं है, उसका हो सकता है ऑथोराइज कैपिटल हो 1000 करोड़, और जब इशूड करे तो हो सकता है सिर्फ 1 लाख के शेयर इशू हो। अब इस तरह की कंपनी क्या करते हैं? देखिए एडवर्टीजमेंट में ना बड़ी 2 नंबरियां की जाती हैं, ठीक है, अपने पसंद का आउटकम ऑब्टेन करने के लिए। तो इस तरह की कंपनी क्या कर सकती है कि बड़ा बड़ा लिख देगी, हमारी कंपनी ये सिर्फ वाहिद पूरे पाकिस्तान में कंपनी है जिसका ऑथोराइज्ड कैपिटल 1000 करोड़ है। अब देखिए, जो आम अवाम है इससे क्या मतलब लेगी कि बहुत बड़ी कंपनी है, इसका करोड़ों में बिजनेस है, 2-4 करोड़ तो इसके सामने कोई चीज़ ही नहीं है, तो मैं 40-50-60 लाख की इन्वेस्टमेंट करता हूँ, शर्मिंदा ही होगा। चलो मिन्नतें करता हूँ शायद मेरी इन्वेस्टमेंट रख लें, इम्प्रेशन क्रिएट करने के लिए। हालांकि असल में जो ट्रू फिगर होती है ना किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन की, वो उसका ऑथोराइज कैपिटल शो नहीं करवा रही होती, वो उसकी इशूड एंड पेड अप की फिगर शो करवा रही होती। इसीलिए ये तो गलत है। इसीलिए रेगुलेटर ने क्या कहा कि जब कभी कोई भी कंपनी ऑथोराइज कैपिटल एडवर्टीजमेंट वगैरह में शो करे तो साथ में इक्वली प्रोमिनेंट प्लेस पे, ये नहीं छोटा सा करके, ये टर्म्स एंड कंडीशंस शराइत व ज़वाबित लागू हैं, छोटा सा करके, तो छोटा नहीं, इक्वली प्रोमिनेंट प्लेस पे
इशूड एंड पेड अप शेयर कैपिटल भी लिखेगी कि कितना होगा, ताकि लोगों तक ट्रू फिगर पहुंच सके, ट्रू इंफॉर्मेशन। ये क्लियर हो गया मेरे भाई? अब ये दोबारा पढ़ें, पब्लिकेशन ऑफ ऑथोराइज्ड एंड पेड अप कैपिटल। अभी आपको समझ आ जाएगा क्या कह रहा है कि व्हेन एवर ए कंपनी मेंशन इट्स ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल इन ए नोटिस, एडवर्टाइजमेंट और इन एनी स्टेटमेंट, इट शैल आल्सो मेंशन इशूड शेयर कैपिटल एट इक्वली प्रोमिनेंट। इशूड भी जब ऑथोराइज, जहां जहां ऑथोराइज वहां इशूड, वरना पेनल्टी पड़ेगी लेवल 1 की। क्लियर जी? और कोई क्वेश्चन? एक और कंसेप्ट था जो कल डिस्कस नहीं हो सका था इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 में, 2 थे वो मैंने कहा था कल से। देखे ढूंढे, पूछे, खुद से ढूंढ के पूछे, इसी बहाने हो सकता है कि और 2 सवाल पूछ लें आप। जो ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल है, मतलब कि अगर एक कंपनी उसने 1000 करोड़ है तो सर इसके ऊपर कोई रेगुलेशन नहीं है? देखिए ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल जितना मर्जी रख सकते हैं, इसके ऊपर कोई रेगुलेशन नहीं है, रजिस्ट्रार को इतराज नहीं है। जैसे आप रजिस्टर्ड ऑफिस वो किसी भी प्रोविंस में रख सकते हैं, रजिस्ट्रार को कोई इतराज नहीं है। रजिस्ट्रार वो कौन सा, हाँ जब आप इसको कलेक्ट करने जा रहे होंगे ना, उस वक्त रेगुलेटर्स की अप्रूवल की जरूरत होती है। रजिस्टर करवाने में जितना मर्जी रजिस्टर करवा लें। क्या शेयर्स को इशू करते हुए मेंबर्स की अप्रूवल की जरूरत होती है? ये अच्छा सवाल। इसका जवाब है नॉर्मली नहीं, लेकिन डिपेंड करता है इशू किस अमाउंट का कर रहे हैं और किसको कर रहे हैं। क्वेश्चन अच्छा है ना? उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा कि सर शेयर्स इशू करते हुए, शेयर इशू करना है, अप्रूवल किसकी चाहिए? अप्रूवल किसकी चाहिए? तो ये डिपेंड करता है, कभी डायरेक्टर्स की अप्रूवल चाहिए सिर्फ, कभी मेंबर्स की अप्रूवल चाहिए, और कभी रेगुलेटर्स की, यानी SCCP और स्टॉक एक्सचेंज की। अब सुन लीजिए किस वक्त किसकी अप्रूवल चाहिए। ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल है 1000 मिलियन, फर्ज कीजिए 1000 मिलियन ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल है, रजिस्ट्रार से रजिस्टर करवा लिया टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अब जब कभी शेयर इशू करते हैं ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अप्रूवल की जरूरत है, सिर्फ शेयर होल्डर की अप्रूवल की जरूरत नहीं है। जब कभी शेयर इशू करने हैं किसको? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फैसला करेंगे, भाई 100 मिलियन शेयर इशू करना है, करो जी। अगली दफा सर अगले साल 200 मिलियन शेयर इशू करने हैं, 200 मिलियन कर लो। अगले साल फिर 50 मिलियन शेयर इशू करने हैं, डायरेक्टर्स फैसला करेंगे, शेयर इशू करते रहेंगे। क्लियर? यहां में मेंबर का इतना ताल्लुक है कि लॉ ये कहता है जब कभी आप सब्सिक्वेंटली शेयर इशू करने लगे ना, यानी पहली दफा शेयर इशू कर दिए, उसके बाद जब कभी शेयर इशू करने लगे, आपने पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से पूछना है। ये नहीं पूछना कि शेयर इशू करें कि ना करें, वो तो डायरेक्टर ने फैसला कर लिया। ये पूछना है कि हम शेयर इशू करने लगे हैं, पहला हक आपका है, पहला हक आपका है। इसे कहते हैं राइट इशू। हम इशू करने लगे हैं शेयर, पहला राइट आपका है, राइट इशू। बताइए खरीदते हैं कि नहीं? अगर वो खरीदने तो ठीक, वो नहीं खरीदते तो फिर किसी और को शेयर इशू करना है। क्लियर? तो ये है सिंपल कंसेप्ट कि शेयर जब कभी इशू करने हैं कौन अप्रूव करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अगली बात सुने, फर्ज करें शेयर इशू करते 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 1000 मिलियन पूरा हो गया। अब 1000 मिलियन से ऊपर शेयर इशू करने हैं। अब सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अप्रूवल से काम नहीं चलेगा, अब मेंबर्स की अप्रूवल भी चाहिए। अच्छा, मेंबर्स की अप्रूवल किस लिए चाहिए भला? मेमोरेंडम में अल्ट्रेशन के लिए, कि अब 1000 मिलियन पूरा हो चुका है, अब मजीद, क्योंकि जो इशूड एंड पेड अप है वो ऑथोराइज से ज्यादा तो हो नहीं सकता। अब अगर दोनों इक्वल हो गए हैं, इशूड को ऑथोराइज से बढ़ाना, तो क्या करें? ऑथोराइज को बढ़ा दें। तो ऑथोराइज शेयर कैपिटल जो है इसकी अल्ट्रेशन की जाएगी, वो शेयर होल्डर्स अप्रूव करेंगे, ऑथोराइज शेयर कैपिटल को बढ़ा के 1500 मिलियन कर दिया जाएगा, और फिर उसके बाद डायरेक्टर मजीद 50, 100, 200 जितना शेयर इशू करना है वो करेंगे। क्लियर? तो पता चल गया कब डायरेक्टर्स की अप्रूवल चाहिए शेयर इशू करने के लिए, कब मेंबर्स की अप्रूवल चाहिए ऑथोराइज कैपिटल को इंक्रीज करने के लिए। और अब अगली बात सुने, कब कमीशन या स्टॉक एक्सचेंज की अप्रूवल चाहिए? जब आपने पब्लिक को इशू करना हो। शाबाश। जब शेयर किसको इशू करने हैं? पब्लिक को। पब्लिक को, उसको दे रहा हूं।
अच्छा शक्ल ऐसे बना रहा है जैसे इसकी जेब से निकाल के दे रहा हूं ये, ठीक है। तो 3 केसेस ध्यान में रखिएगा कि नॉर्मल शेयर इशू करना है, डायरेक्टर्स अप्रूव करेंगे। ऑथराइज कैपिटल से बढ़ाना है शेयर, और जनरल पब्लिक को शेयर इशू करना है तो फिर कमीशन और स्टॉक एक्सचेंज की अप्रूवल या क्लियरेंस की भी जरूरत पड़ेगी। क्लियर जी? और कोई क्वेश्चन जी? जितनी बार शेयर इशू करेंगे, वाह आज तो अच्छे सवाल पूछ रहे हैं आप, शाबाश शाबाश। जितनी बार, नहीं इतना भी अच्छा नहीं था, मजा आ गया, कोई मजा नहीं आया। सवाल था कोई गर्मा गर्म चाय थोड़ी थी, चाय याद करवा दिया मजा के नाम से। आप पीने नहीं देते मुझे, रहने दो। नहीं 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 मजा नहीं। सवाल क्या था? हाँ, जितनी बार शेयर इशू करेंगे उतनी बार क्या अप्रूवल लेनी है? उतनी बार अप्रूवल। देखें इसका जवाब है, 1 वर्ड आंसर है इसका यस। कि अगर डायरेक्टर ने शेयर इशू करने हैं, वो जितनी बार भी शेयर इशू करने होंगे उतनी बार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपनी मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करेंगे। हर दफा रेजोल्यूशन पास होना जरूरी है, ठीक है। जनरल पब्लिक को शेयर जितनी दफा इशू करेंगे उतनी दफा कमीशन से अप्रूवल लेना जरूरी है, ठीक है। यस इसका जवाब। लेकिन लॉ ने एक जगह पे एक एक्सेप्शन दी है, एक एक्सेप्शन दी है। वो एक्सेप्शन क्या है कि अगर आपने एक प्रोजेक्ट, अब ये गौर से सुनेगा मिसाल, ताकि मैं चैप्टर 6 में फिर ये मुझे रिपीट ना करनी पड़े। अगर आपने एक प्रोजेक्ट पावर प्लांट मैन्युफैक्चर करना, कंस्ट्रक्ट करना है अपनी फैक्ट्री के लिए, उसके लिए पैसे चाहिए, लेकिन कंस्ट्रक्शन आपको पता है ऐसा नहीं होता कि सारे का सारा सामान पहले दिन ही आ जाता है। वो कुछ पहले महीने आएगा, कुछ तीसरे महीने आएगा, कुछ छठे महीने आएगा। इस सिचुएशन में बताइए क्या सारे के सारे पैसे स्टार्ट में इकट्ठे कर लेना बेहतर है कि पैसे इंटरवल्स में कलेक्ट करने चाहिए? प्रोजेक्ट एक है, पैसे इंटरवल में चाहिए। सिचुएशन ध्यान में रखिएगा, प्रोजेक्ट एक है, पैसे इंटरवल में चाहिए, 1 महीने 2 महीने 4 महीने बाद। अब जब फर्ज कीजिए, जनरल क्वेश्चन मेरा सिंपल, जनरल पब्लिक को इशू करने हैं शेयर, पैसे इकट्ठे करने हैं 6 महीने के अंदर 3 दफा, हर 2-2 महीने के बाद। आपका क्या हाल है, क्या एक ही दफा 600 शेयर इशू कर ले सारे जितने भी करने हैं? नहीं नहीं, लॉ ये कहता है यहां पे आप अप्रूवल एक ही दफा ले लें, अप्रूवल एक ही दफा ले लें, लेकिन इस एक अप्रूवल के तहत 3 दफा शेयर इशू कर सकते हैं। इसको कंसेप्ट के हेडिंग है शेल्फ प्रॉस्पेक्टस। क्या है? शेल्फ प्रॉस्पेक्टस, ठीक है। शेल्फ प्रॉस्पेक्टस का कंसेप्ट क्या है? मल्टीपल इशू बाय 1 अप्रूवल, मल्टीपल इश्यूज। शेल्फ प्रॉस्पेक्टस क्या है? मल्टीपल अप्रूवल, सॉरी मल्टीपल इशू विद 1 अप्रूवल। ये कंसेप्ट समझ आया? तो नॉर्मली क्या है, क्या हर दफा शेयर इशू करने अप्रूवल लेनी पड़ती है? यस, लेकिन इसकी एक एक्सेप्शन है। उस एक्सेप्शन का नाम बता दें। शेल्फ प्रॉस्पेक्टस। शेल्फ प्रॉस्पेक्टस फिर से हो जाए, नॉर्मली जितनी दफा शेयर इशू करेंगे हर दफा अप्रूवल लेनी पड़ेगी, लेकिन इसकी एक्सेप्शन क्या है? शेल्फ प्रॉस्पेक्टस। एक दफा अप्रूवल ले और 3-4 दफा शेयर इशू करें। और कोई क्वेश्चन? पेड अप कैपिटल के अगर पार्टली पेड शेयर हो, पेड अप कैपिटल की वर्किंग किस तरह होगी? वो डिपेंड करता है कितना पार्टली पेड है। अगर वो कहे 1 लाख शेयर्स हैं ₹10 ईच के, ठीक है, तो इशूड शेयर कैपिटल होगा 10 लाख। और पेड अप कैपिटल कितना होगा? 1 लाख इंटू ₹6, 6 लाख। बस ये लिख दिया जाएगा हम, इशूड 10 लाख है, पेड अप 6 लाख है। क्लियर? और 4 लाख वो लाइबिलिटी उस वक्त, क्या 4 लाख शेयर होल्डर बाकी देंगे? यस। कब देंगे? जब वाइंडिंग अप में एसेट्स कम पड़ जाएंगे, लाइबिलिटी ज्यादा होगी, तो शेयर होल्डर से पैसे उस वक्त दिए जाएंगे। शेयर्स की कौन डिसाइड करता है? ये कंपनी खुद डिसाइड करती है।
कि उसने शेयर्स की पार वैल्यू क्या रखनी है। शेयर्स की जो पार वैल्यू नॉमिनल वैल्यू होती है कौन डिसाइड करता है? कंपनी खुद डिसाइड करते हैं। आपने एक सोसाइटी बनानी है, उसमें जो कटिंग करेंगे घरों की वो आप 1 कनाल की करेंगे, 2 कनाल की करेंगे, किसने डिसाइड करना है? ये आपने डिसाइड करना है। रेगुलेटर ने तो अप्रूवल देनी है, एलडीए वालों ने तो सिर्फ अप्रूवल देनी है कि भाई इसके मुताबिक एक दफा जो डिसाइड हो जाए उसके मुताबिक ही चलना। लेकिन ओरिजिनली आपका डिसीजन है, आपने कंपनी का जो टोटल ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल उसे कितने हिस्सों में डिवाइड करना है। वो 10 रुपए का हो शेयर, 50 का कि 100 का हो, ये आपकी अपनी मर्जी है। कुछ कंपनी के शेयर की नॉमिनल वैल्यू 1000 है, कुछ की 100 है, कुछ की 50, 10 भी है। क्या एक दफा फेस वैल्यू डिसाइड हो जाए बाद में चेंज कर सकते हैं? इसका जवाब है यस। और यही हमारे इत्तेफाक से आज के टॉपिक का हिस्सा है, अल्ट्रेशन इन शेयर कैपिटल। कि क्या एक दफा जो शेयर कैपिटल डिसाइड कर लिया या नॉमिनल वैल्यू डिसाइड कर ली, क्या उसे हम चेंज कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं? इसका जवाब है यस। ठीक है, ये फेस वैल्यू से रिलेट करता है, ये टोटल अमाउंट से रिलेट करता है। ये आज के लेक्चर में हमने पढ़ना है। तो शेयर कैपिटल एक दफा रजिस्ट्रार से रजिस्टर करवा लिया, खत्म। क्या सारी जिंदगी चेंज नहीं कर सकते? चेंज कर सकते हैं, अल्ट्रेशन कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो भी हम बताते हैं। सर कंपनी की लिस्टिंग से कैसे ये पता कर सकते हैं कंपनी अच्छी है या बुरी है? मतलब इसकी क्या चक्कर होता है? कंपनी की लिस्टिंग से कैसे पता चलता है कंपनी अच्छी है कि बुरी है? क्या चक्कर होता है? ये बड़ा गंभीर चक्कर होता है मेरा भाई, उसमें ना पढ़, उसमें ना पढ़। ये कंपनी, अच्छा आप मुझे बताइए, ये कॉलेज अच्छा है कि बुरा है कैसे पता चलता है? टीचर से। शाबाश। उसी तरह कंपनी अच्छी है कि बुरी कैसे पता चलेगा? एसेट्स और लायबिलिटी से नहीं भाई, डायरेक्टर से। डायरेक्टर कौन लोग हैं? डायरेक्टर काम करने वाले हो ना, वो मिट्टी को भी सोना बना देते हैं, वरना कुछ डायरेक्टर ऐसे होते हैं जो सोने को भी मिट्टी बना देते हैं। ठीक है जी। तो कंपनी की परफॉर्मेंस डिपेंड करता है कंपनी का पैसा किन लोगों के हाथों में। सर क्या कोई लिमिट होती है कि एक दफा कितने, एक मैक्सिमम कितने शेयर इशू कर सकते हैं? कोई लिमिट नहीं है, आप एक दफा जितने मर्जी शेयर इशू कर सकते हैं। सिर्फ एक लिमिट है, ऑथोराइज से ज्यादा नहीं जाना, जितने मर्जी शेयर इशू करो। जल्दी पूछो भाई, टाइम कम। पार वैल्यू किस बेस पर बढ़ा सकते हैं, मतलब बढ़ाते हैं? पार वैल्यू किस बेस पे बढ़ाते हैं? अभी मुझे थोड़ा सा टाइम दे दे, मैं ये निपटा दूं सवाल, इसके बाद इधर आऊंगा, फिर पार वैल्यू के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। हाइब्रिड क्लास में किसी का कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं? चलिए शाबाश। वॉल्यूम 1, ये जो कल पढ़ा था उसमें से कह रहा है एबीसी लिमिटेड पब्लिक कंपनी हैज ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ ₹8 million डिवाइडेड इनटू 800 ऑर्डिनरी शेयर। The issued share capital is 400 ordinary share. All of these 400,000 shares are fully paid. कह रहा what is the nominal value of each share? 10। कैसे कैलकुलेट हुआ? टोटल को डिवाइड कर दे नंबर ऑफ शेयर से। ठीक है, टोटल को 8 मिलियन को डिवाइड कर दे 800,000 नंबर ऑफ शेयर। What is the liability of shareholder in the event of winding up of company? नहीं 4 मिलियन की नहीं है, 4 मिलियन की नहीं है, नहीं, फुल्ली शेयर्स फुली पेड है। जब शेयर्स फुली पेड हों तो शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी 0 होती है। क्लियर? चलिए, अब ये एक ही क्वेश्चन था चैप्टर 5 का, अब है कुछ क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन है चैप्टर 4 के, वॉल्यूम 2 के। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, आगे पढ़ा भाई, पिछले वाली प्रैक्टिस भी तो करनी है। इन द कमेंट ऑन द स्टेटमेंट ऑफ मिस्टर जाहिद इन द लाइट ऑफ प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2017, मिस्टर जाहिद की स्टेटमेंट में कमेंट करें। क्या रिक्वायरमेंट पढ़ के पता चल रहा है? किस टॉपिक का कोई पता नहीं चल रहा, अब इंफॉर्मेशन क्वेश्चन पढ़ के चलेगा। इन द फर्स्ट मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अलिफ सीमेंट लिमिटेड, ए पब्लिक लिस्टेड कंपनी, किसको अंडरलाइन करना है? लिस्टेड को। मिस्टर राउफ प्रपोज द नेम ऑफ मिस्टर हसीब फॉर अपॉइंटमेंट एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंपनी। इस लाइन में किसको अंडरलाइन करना है? चीफ एग्जीक्यूटिव को। लिस्टेड कंपनी है और चीफ एग्जीक्यूटिव है। मिस्टर जाहिद अपोज द प्रपोजल ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड, मिस्टर जाहिद ने कहा नहीं भैया इसको नहीं अपॉइंट करना। रीजन, पहली रीजन, मिस्टर हसीब इज आल्सो द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ बेस सीमेंट लिमिटेड which holds 50% shares in अलिफ लिमिटेड। कंपीटिंग बिजनेस। जी बताइए।
कंपीटिंग बिजनेस आ गया। अच्छा, इसमें 15% शेयर्स का कोई चक्कर है? चक्कर 15% शेयर का नहीं है। चक्कर किसका है? चीफ एग्जीक्यूटिव होने का। चीफ एग्जीक्यूटिव कंपीटिंग बिजनेस में एंगेज नहीं हो सकता, और यहां पे एंगेज हो रहा है। इसीलिए जाहिर साहब सही कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? इसको चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं बनाना चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, मुझे बताइए, चीफ एग्जीक्यूटिव हमने अलिफ के पॉइंट ऑफ व्यू से कमेंट करना है कि बे सीमेंट के? अलिफ के। अगर हम बे सीमेंट के कंपनी सेक्रेटरी होते ना, हम कहते कोई मसला नहीं है, कर लो। इससे इस अपॉइंटमेंट से बे सीमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों नहीं? वो प्राइवेट है। प्रॉब्लम है तो अलिफ सीमेंट। फिर सेकंड, ही इज इन्वॉल्वड इन द बिजनेस ऑफ स्टॉक ब्रोकरेज। लिस्टेड कंपनी है तो ब्रोकर हो सकता है। तो इसका मतलब है दोनों बातें ठीक है। दोनों बातों में ही अपॉइंटमेंट नहीं हो सकती। क्लियर जी? कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 12। A company having 7 elected and 2 nominee directors wanted to appoint an employee of the company, Mr. K, as chief executive of the company and is desirous to know the answer to the following before making the appointment. सबसे अहम लफ्ज क्या है? चीफ एग्जीक्यूटिव। उसको अंडरलाइन, आपको पता चले चीफ एग्जीक्यूटिव। और इसके बाद दूसरा अपॉइंटमेंट का लफ्ज। ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव का लफ्ज और अपॉइंटमेंट का। अपॉइंट और चीफ एग्जीक्यूटिव। पहला के स्टेटस ऑफ मिस्टर के इफ अपॉइंटेड एज चीफ एग्जीक्यूटिव विज़ अदर डायरेक्टर्स एज कंपेयर टू अदर डायरेक्टर। विज़ डायरेक्टर्स का मतलब एज कंपेयर टू अदर डायरेक्टर्स का स्टेटस क्या है? ये भी डीम्ड डायरेक्टर है। ये भी डीम्ड डायरेक्टर। सेकंड, मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स टू बी एक्वायर्ड बाय मिस्टर के टू बिकम चीफ एग्जीक्यूटिव। कोई शेयर्स रिक्वायर्ड नहीं है। चीफ एग्जीक्यूटिव बनने के लिए शेयर की रिक्वायरमेंट नहीं है। थर्ड, टेन्योर ऑफ ऑफिस फॉर विच मिस्टर के मे बी अपॉइंटेड 3 years or shorter period. However, he earlier may resign. How Mr. K may be removed? By 3/4 majority of votes or by special resolution in general meeting. Will it be necessary to obtain member approval for the terms and conditions of Mr. K's appointment? नहीं, Mr. terms and conditions shall be determined by directors in board meeting or members in general meeting in accordance with provisions of articles. इस लाइन से हमें क्या समझ आ रही है कि मेंबर से अप्रूवल लेना लाजमी नहीं है। अगर आर्टिकल्स में लिखा हो तो डायरेक्टर्स भी डिटरमिन कर सकते हैं। ठीक है, और नॉर्मली डायरेक्टर्स ही करते हैं। रिपोर्टेबल टू डायरेक्टर होता है ना। चलिए, बस ये 2 क्वेश्चन मिस्टर, बस चलें, ठीक है। ये था हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन। अब चलते हैं हम लेक्चर की तरफ। अल्टरेशन इन शेयर कैपिटल। अच्छा, अब आपने इस कंसेप्ट को समझते हुए ये इक्वेशन अपने सामने रखनी है। ये ऑथोराइज शेयर कैपिटल की इक्वेशन है जो मेमोरेंडम में लिखी गई है। 5 million शेयर्स ऑफ ₹100 ईच इज इक्वल टू 500 million। इसमें ये 5 million शेयर्स क्या हैं? नंबर ऑफ शेयर। ये 100 क्या है? और ये 500 million शेयर। ये है ऑथोराइज शेयर कैपिटल क्लास। अब वो आपसे पूछ रहा है क्या शेयर कैपिटल में अल्टरेशन हो सकती है? क्या जो शेयर कैपिटल क्लास है इसमें अल्टरेशन हो सकती है? आपने बताना हो सकती है कि नहीं, और फिर बताना हो सकती है तो कैसे हो सकती है। ठीक है, पहले हो सकती है कि नहीं? यस, हो सकती है। क्या एग्जाम्पल्स हैं? किस किस तरीके से अल्टरेशन हो सकती है? वेज ऑफ अल्टरेशन। पहला तरीका, शेयर कैपिटल को इंक्रीज किया जा सकता है। इंक्रीज का मतलब क्या है? ये 5 million शेयर्स हैं, इसको कर लिया जाए 10 million शेयर्स ऑफ ₹100
100 each is equal to 1000 million। ठीक है, ये सेम है, यानी सेम आ गया। 10 मिलियन, ये क्या है? इंक्रीज इन शेयर कैपिटल। देखिए शेयर कैपिटल इंक्रीज हुआ, 500 से 1000 हो गया, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए, ये इंक्रीज। दूसरा कैंसल। कैंसल का मतलब क्या है? डिक्रीज इन शेयर कैपिटल। यानी ये 5 मिलियन है, इसको हमने कर दिया 3 मिलियन। 3 मिलियन शेयर्स ऑफ रुपीज 100 इज इक्वल टू 300 मिलियन। ये क्या? कैंसल। ये हमने क्या किया? 2 मिलियन शेयर्स को कैंसल कर दिया। तो शेयर कैपिटल क्लास कितने तरीकों से चेंज हो सकती है? 4 तरीकों से। पहला तरीका इंक्रीज इन शेयर कैपिटल, दूसरा तरीका कैंसल इन शेयर कैपिटल। कैंसल का मतलब डिक्रीज, लेकिन कैंसल में एक चीज ध्यान में रखिएगा, हम सिर्फ वही शेयर कैपिटल कैंसिल कर सकते हैं जो अनइश्यूड है, जो इश्यूड नहीं हुआ। जो इश्यूड शेयर कैपिटल है उसको कैंसिल नहीं कर सकते, वो तो आप लोगों को दे चुके हैं। अनइश्यूड कैंसिल करेंगे क्यों? हो सकता है हमें पता चले कि जी एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, बिला वजह पड़ा हुआ है, छोड़ दो। लॉ ने ऑप्शन दिया, करना चाहे करें, नहीं वैसे ही रखना एज इट इज तो रख ले। ठीक है। कैंसल, कैंसल में किस चीज का ध्यान रखना है कि सिर्फ अनइश्यूड शेयर कैपिटल को कैंसिल करना है, इश्यूड को नहीं करना। अगर इश्यूड को कैंसिल करना हो ना तो उसे कहते हैं बाय बैक ऑफ शेयर। वो शेयर होल्डर से कंपनी को शेयर बाय करने पड़ते हैं, बाय बैक ऑफ शेयर्स। और ये जो बाय बैक ऑफ शेयर्स है ये सिर्फ लिस्टेड कंपनीज कर सकती हैं। इसकी डिटेल रेगुलेशंस है जो हमारे सिलेबस में नहीं है। काफी अर्सा पहले कभी हुआ करती थी, अब हमारे सिलेबस में नहीं है। तो कैंसलेशन ऑफ शेयर्स और बाय बैक ऑफ शेयर्स में फर्क समझ आया? कैंसलेशन ऑफ शेयर्स का मतलब है रिड्यूस करना है अनइश्यूड को, और बाय बैक का मतलब क्या है? जो शेयर कैपिटल इश्यूड हो चुका है उसको बाय करके कैंसिल करना, वो भी कम हो जाएगा, वो भी कम हो जाएगा। 2 केसेस हो गए, इंक्रीज और कैंसल ऑफ शेयर कैपिटल। ये समझ आ गई? इन दोनों में टोटल अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल चेंज हो रही है। इससे एग्री करते हैं? चलिए, ये चेंज थी नंबर ऑफ शेयर्स की। अब हम चेंज डिस्कस करेंगे फेस वैल्यू ऑफ शेयर के। अभी जो हमने 2 चेंजेस शेयर की देखे, दोनों में क्या हो रहा है? फेस वैल्यू सेम है, नंबर ऑफ शेयर्स। अब क्या सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स चेंज कर सकते हैं कि फेस वैल्यू भी कर सकते हैं? अब जो 2 एग्जांपल्स आपको देने जा रहा हूं वो फेस वैल्यू की हैं। पहली फेस वैल्यू है कंसोलिडेट कर दिया जाए, शेयर्स को क्या किया जाए? कंसोलिडेट कर दिया जाए। कंसोलिडेट का मतलब क्या है? कंबाइन कर दिया जाए। जैसे 5 मिलियन शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच है, इसको हम ऐसा कर कंबाइन इकट्ठे कर दें। क्या करें? 2 का 1 शेयर बनाएं, 5 का 1 शेयर बनाएं कि 10 का 1 शेयर बनाएं? कंसोलिडेट करना है ना। इस वक्त 5 मिलियन शेयर्स हैं। आप बताइए, 5 मिलियन शेयर्स हैं, कंसोलिडेट करना है। कंसोलिडेट का मतलब है एक से ज्यादा शेयर्स को इकट्ठा करके कंबाइन एक शेयर बना देना। आप कितने शेयर्स को इकट्ठा करके एक बनाना चाहते हैं? 5 शेयर्स। यानी आप ये चाहते हैं कि जो एग्जिस्टिंग 5 शेयर्स हैं उनको इकट्ठा करके एक शेयर बना दिया जाए। एग्जिस्टिंग 5 शेयर हैं, उनको इकट्ठा करेंगे तो एक शेयर कितने का हो जाएगा? फिर 500 का। तो ये कितने हो जाएंगे? 1 मिलियन। तो अब की बार हम चेंज कर रहे होंगे 1 मिलियन शेयर्स ऑफ रुपीज 500 ईच इज इक्वल टू 500 में। इसमें नोट करें टोटल अमाउंट सेम है लेकिन इंटरनल स्ट्रक्चर चेंज हो गया। हमारे पास जितने शेयर्स थे हमने हर 5 के बदले में एक नया शेयर इशू कर दिया। ये ऐसे ही है जैसे गवर्नमेंट कहे
कि भाई आपके पास जो 5-5 हज़ार के नोट्स पड़े हैं ना, तो वो हमारे पास लाएं, हम आपको 5,000 के 5 नोट के बदले में 25,000 का एक नोट देंगे। नहीं बच्चे, हम कहेंगे हम गरीब हो जाएंगे। गरीब क्यों इसलिए होंगे, पहले 5 नोट थे, अब एक नोट है। पागल, वैल्यू वही है, वैल्यू चेंज नहीं होती। जो राइट्स या पावर है आपकी वो चेंज नहीं होगी, यानी वो सेम रहेगी जो पहले थी। अच्छा, इसीलिए लॉ ने ये कहा हुआ है कि जब आप सब डिवीजन या ये कंसोलिडेशन की है हमने कि सब डिवीजन, कि जब कंसोलिडेशन करेंगे, कंसोलिडेशन शैल नॉट इफेक्ट राइट्स ऑफ शेयर होल्डर। अब समझ आया, इसी वजह से कि कंसोलिडेशन करने से राइट्स ऑफ शेयर होल्डर चेंज, वो वही रहेंगे जो पहले थे, वो प्रोपोर्शनेट ही रहेंगे। यानी पहले अगर एक शेयर के ऊपर एक वोट का राइट था, अब एक शेयर के ऊपर 5 वोट का राइट्स आ गया। क्या बताइए, ये राइट चेंज हुए कि नहीं हुए? ये बड़ा अहम क्वेश्चन है। फिर से सुनिए, शेयर, पहला शेयर कैपिटल था पहले 5 मिलियन, अब उनको कंसोलिडेट करके, और हर एक शेयर के ऊपर एक वोट था। अब हमने शेयर को कंसोलिडेट किया, एक शेयर 5 के बराबर कंसोलिडेट कर दिया, और अब हर शेयर नए वाले, एवरी न्यू शेयर के साथ 5 वोटिंग राइट्स हैं। तो सवाल मेरा सिंपल ये है, क्या वोटिंग राइट्स चेंज हुए कि नहीं हुए? इसका जवाब है नहीं हुए, नहीं हुए। ठीक है, हाँ जी, बिल्कुल सेम। इसको यूं कह ले कि जो न्यू शेयर पे राइट्स होंगे वो ओल्ड शेयर्स के लिहाज से प्रोपोर्शनेट होंगे, क्योंकि अगर आप ओल्ड पे भी हर एक शेयर पे एक एक, गौर से सुनिएगा, एक एक राइट रखा, वोटिंग राइट, न्यू का भी एक ही रखते हैं, तो टेक्निकली आपके राइट्स कम हो गए। तो ये कहना गलत होगा कि न्यू शेयर कंसोलिडेशन और सब डिवीजन में न्यू शेयर का राइट्स और ओल्ड शेयर का राइट्स सेम होंगे, इक्वल होंगे, ये कहना गलत है। सही क्या? प्रोपोर्शनेट होंगे। जब प्रोपोर्शनेट होंगे तभी जो राइट्स हैं वो इफेक्ट नहीं होंगे, यानी शेयर होल्डर के पास वही राइट्स होंगे जो पहले थे। भी समझ आई बात? नहीं आई? अच्छा, आई तो सुनिए। 5 मिलियन शेयर्स हैं, गवर्नमेंट ने कहा 5,000 का नोट लाओ और बदले में 1,000 के 5 नोट ले जाओ। स्प्लिट अप, इसको स्प्लिट अप मुश्किल नाम है, इसको नाम उसने दिया इजी वाला, सब डिवाइड इनटू स्मॉलर अमाउंट। इसको क्या नाम दिया? सब डिवाइड इनटू स्मॉलर अमाउंट। अच्छा, जरा बताइए, इस सिचुएशन में अगर हम एक शेयर 100 रुपीज का है, इसको सब डिवाइड करें 5 शेयर्स में, तो हमारी शेयर कैपिटल क्लास क्या बनेगी? लिखे जरा, लिखे लिखे लिखे। ये शेयर कैपिटल क्लास एग्जिस्टिंग है, आपने इसमें अल्ट्रेशन करनी है और एक शेयर को सब डिवाइड करना है 5 शेयर्स में, सब डिवाइड करना है 5 शेयर्स में, तो आपकी ऑथोराइज शेयर कैपिटल क्लास क्या होगी? लिखिए, सब डिवाइड। टोटल पूरी क्लास लिख के बताए ना मुझे, पूरी क्लास लिख के बताए। किधर है क्लास? किधर है क्लास? आप 35 मिलियन शेयर, एक शेयर है, उसके एक शेयर है 100 रुपए का, उसके बदले में 5 शेयर इशू करने हैं। ठीक है, लेकिन टोटल शेयर कैपिटल सेम रहना चाहिए। इसको कहते हैं सब डिवाइड। सब यानी एक 5,000 का नोट है, उसके बदले में 1,000 के 5 नोट इशू करने हैं, लेकिन टोटल वैल्यू 5,000 ही रहेगी। किया? किधर किया? मेरे प्यारे भाई, 3-4 दफा कल पाऊं मैं,
मेरे को लिख के दे दे, लिख के दे दे। कितना टाइम है, किधर लिखा है? क्वेश्चन की समझ। शेयर कैपिटल क्लास है कितने? 5 मिलियन। हमने एक शेयर के 5 हिस्से करने हैं। सब डिवाइड का मतलब यही होता है ना, हर एक शेयर के बदले में 5 शेयर्स देने हैं। ये भाई मेरे पास 100 रुपए का एक शेयर लेके आएगा ना, जब मैंने वो 100 रुपए का कंपनी एक शेयर अपने पास रख के 5 शेयर इसको देने हैं, तो मुझे बताइए वो 5 शेयर मैं कितने वाले दूंगा? 100 वाले के 20 वाले? ये मैं दुकानदार हूँ, 100 का नोट लेके आया, चेंज करा, चेंज दे दो, तो बदले में 100 के 5 थोड़ी दूंगा इसको, 20 के 5 दूंगा। क्या होगा कैपिटल क्लास? 25 मिलियन शेयर्स ऑफ 20 ईच। शाबाश। क्या होगा? किधर लिखा है, किधर लिखा है, किधर लिखा है तूने? 25 मिलियन शेयर्स ऑफ 20, ठीक है, शाबाश। अच्छा, अब 25 मिलियन शेयर, भाई ये समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? मुझे नहीं लग रहा आपको आ रहा है ये। एक शेयर, इसमें हमने क्या किया, एक शेयर को सब डिवाइड किया कितने शेयर में? पहले क्या किया था? कंसोलिडेशन। उसमें 5 शेयर्स को मिला के एक नया शेयर बनाया था। अब सब डिवीजन कर रहे हैं, अब एक शेयर्स के 5 शेयर बना रहे हैं। 5 शेयर का एक बनाए शेयर तो क्या होगा? कंसोलिडेशन। एक शेयर्स के 5 शेयर बनाए तो क्या होगा? सब डिवीजन। अब जब इसकी सब डिवीजन करेंगे तो ये बन जाएंगे 25 मिलियन शेयर्स ऑफ ₹20 ईच। और मैं तो बड़ा खुश, मैं अमीर हो गया। मेरे पास पहले एक शेयर था, अब मेरे पास 5 शेयर हो गए हैं। तो बताइए क्या मैं अमीर हुआ? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि लॉ ने कहा सब डिवीजन या कंसोलिडेशन से राइट्स ऑफ शेयर होल्डर इफेक्ट नहीं होंगे। राइट्स ऑफ शेयर होल्डर इफेक्ट नहीं हो। क्यों? क्योंकि राइट्स प्रोपोर्शनेटली चेंज होंगे, शेयर के राइट्स प्रोपोर्शनेटली चेंज होंगे। नहीं बात समझ आई? टोटल भी चेंज हो गया। सुने, जब सब डिवीजन या कंसोलिडेशन होगी, शेयर्स के राइट्स प्रोपोर्शनेटली चेंज होंगे, लेकिन शेयर होल्डर के टोटल राइट्स सेम रहेंगे जो पहले थे। यानी पहले अगर एक शेयर पे 10 वोट थे मेरे पास, एक शेयर पे 10, अब एक शेयर पे 2 वोट्स है, तो शेयर पे राइट्स प्रोपोर्शनेटली चेंज हुए हैं, लेकिन क्या शेयर होल्डर के राइट्स को फर्क पड़ा? ये पॉइंट नहीं पड़ा। ये बिल्कुल मिसाल ऐसे ही है, 5000 के नोट्स के 5 नोट ले लें 1000 वाले, 25,000 में कर। वो जो शेयर होल्डर इंडिविजुअल नोट की वर्थ वो चेंज हो रही है, लेकिन जो पर्सन जिसके पास ये सारे नोट हैं वो सेम है। शेयर होल्डर शेयर्स के राइट्स प्रोपोर्शनेटली चेंज हो रहे हैं, लेकिन शेयर होल्डर के राइट्स इफेक्ट नहीं हो रहे। ये बात समझ आ रही ना? चलिए, ये तो अब देखें अल्टरेशन इन शेयर कैपिटल कितनी टाइप्स हैं। पहले इंक्रीज, इंक्रीज का मतलब क्या है? नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ा दो। कैंसल का मतलब क्या है? नंबर ऑफ शेयर्स कम कर दो, अनइश्यूड वाले। कंसोलिडेशन का मतलब क्या है? फेस कंबाइन करके फेस वैल्यू ऑफ शेयर बढ़ा दो। अब फेस वैल्यू ऑफ शेयर कैसे बढ़ेगी? शेयर्स को कंबाइन करके। वो कंबाइन 2 कर सकते, 3 कर सकते, 4, आपकी मर्जी। और सब डिवीजन का मतलब क्या है? कि शेयर की फेस वैल्यू को कम कर दिया। 10 रुपए का पहले शेयर था, अब 2-2 रुपए के 5 कर दिए, 1-1 रुपए के 10 कर दिए, 5-5 रुपए के 2 कर दिए। ठीक है, जब शेयर्स की तादाद ज्यादा होगी, 10 रुपए का एक शेयर था, अब हमने 5 रुपए के 2 शेयर कर दिए, तो क्या अब इस शेयर होल्डर की पावर डबल होगी कि नहीं?
नहीं, क्योंकि पावर चेंज नहीं होगी। क्यों चेंज नहीं होगी? प्रोपोर्शनेट राइट डिक्रीज हो गए हर शेयर के, आधे आधे। अब दो शेयर बने, हर शेयर का राइट प्रोपोर्शनेटली हाफ हो गया, तो टोटल राइट सेम रहेंगे। ये बात समझ, ये लाइन जरा गौर से पढ़ लें। वो क्या कह रहा है? इन केस ऑफ consolidation or subdivision of share, rights attaching to new share shall be strictly rights attaching to new shares। नोट करें, shares कह रहा है, शेयर होल्डर नहीं कह रहा। नए शेयर को जो राइट्स अटैच होंगे वो प्रोपोर्शनेट होंगे राइट्स अटैच टू प्रीवियस शेयर। लफ्ज प्रोपोर्शनेट कौन है? ये नहीं कहा इक्वल होंगे। अगर कहता ना इक्वल होंगे, तो जो पहले अगर 10 रुपए के शेयर पे 10 वोटिंग राइट्स थे, अब अगर उसके 10 शेयर बना दिए 1-1 रुपए का, तो अब हर शेयर के साथ अगर हम कहते हैं ना ओल्ड और न्यू के राइट्स इक्वल होंगे, तो अब इसके भी एक शेयर 1 रुपए के 10 वोट होते। ठीक है, तो न्यू द राइट्स अटैचिंग टू न्यू शेयर शैल बी स्ट्रिक्टली प्रोपोर्शनेट टू राइट्स अटैच्ड टू प्रीवियस शेयर। इसका नेट इफेक्ट क्या होगा? नंबर ऑफ शेयर बढ़े, इधर से नंबर ऑफ शेयर बढ़े, उधर से राइट्स प्रोपोर्शनेटली कम हुए, तो मल्टीप्लाई करेंगे टोटल सेम आएगा। पहले भी 10 रुपए का एक शेयर जिसके पास था उसके पास 10 वोट थे, अब जब वो उसके 10 रुपए के एक शेयर के 10 शेयर बना दिए रुपए वाला, और तो हर एक का राइट भी एक हो गया, तो अब भी टोटल करेंगे कितना आएगा? तो शेयर्स चेंज हो रहे हैं, उनके राइट्स प्रोपोर्शनेट चेंज हो रहे हैं, लेकिन शेयर होल्डर का टोटल राइट्स से अनअफेक्टेड है। प्रैक्टिकली देखते हैं तो इसका फायदा तो कोई नहीं आता। तो बैठे बैठे उनके जेहन में क्या आया कि उन्होंने क्या कंसोलिडेशन सब डिवीजन कर दें। इससे ट्रेडिंग में आसानी होती है। मार्केट में याद रखिए, आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूं। आपको मार्केट कोई भी मार्केट हो, छोटा यूनिट जल्दी सेल होता है, बड़ा यूनिट बाद में। ठीक है, एक वैसे छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूं, एक नाल का घर बेचने निकलेंगे, कम ग्राहक मिलेंगे। एक 5 मरले का घर बेचने निकलेंगे ना, इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा ग्राहक मिलेंगे। तो जब कंपनी का शेयर 1000 रुपए का होता है ना, उसकी ट्रेडिंग कम होती है। जब शेयर 100 रुपए का होता है ना, ज्यादा लोगों के लिए अफोर्डेबल होता है, उसकी ट्रेडेबिलिटी बढ़ती है। ठीक है, ठीक है सर। नॉमिनल वैल्यू को, नॉमिनल वैल्यू इसमें आपने नोट किया कि कंसोलिडेशन और सब डिवीजन के केस में नॉमिनल वैल्यू चेंज हो रही है। ठीक है, हाँ, शेयर्स भी चेंज हो रहे हैं, लेकिन शेयर कैपिटल सेम। भाई ये बात समझ आ गई। अच्छा, ये बात है जो बुक में लिखी हुई है। अब मैं 5वीं चेंज भी आपको बता रहा हूं। ये केस स्टडी में टेस्ट कर रहा है। अब आपने बताना है क्या ये भी चेंज इन ऑथोराइज्ड कैपिटल है कि नहीं है। पहले वाली चारों चेंजेस चेंज इन ऑथोराइज्ड कैपिटल था ना। अब अगली बात मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपने बताना है, और ये केस स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अहम है। शेयर कैपिटल है, ये है जी 5 मिलियन शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। अगर इसके साथ कुछ भी ना लिखा हो तो ये कौन सा शेयर कैपिटल? ऑर्डिनरी के प्रेफरेंस? ऑर्डिनरी। ये 5 मिलियन ऑर्डिनरी था। बैठे बैठे हमारे जहन में आया कि इसमें हमने 3 मिलियन इशू कर दिया हुआ है, 2 मिलियन इशू नहीं किया। अगर हम 2 मिलियन को बिल्कुल ही खत्म कर दें, ये कौन सा केस है? कैंसर। हमने कहा बिल्कुल खत्म नहीं करते, 2 मिलियन को चेंज करके, 2 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर है ना, इसको चेंज करके 2 मिलियन प्रेफरेंस शेयर बना देते हैं। यानी पहले जो टोटल शेयर था ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, उसको 2 हिस्सों में डिवाइड करके कुछ हिस्सा ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल को तौर पे रजिस्टर और कुछ प्रेफरेंस शेयर्स। क्या ये पॉसिबल है? या कि अगर प्रेफरेंस शेयर्स क्लास ऐड करनी है, काइंड ऐड, तो अलहदा से ही 500 से ऊपर 200 करना पड़ेगा, कि 500 को भी कन्वर्ट कर सकते हैं।
कन्वर्ट कर सकते हैं, ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो ऑर्डिनरी शेयर्स भी कन्वर्ट हो सकते हैं प्रेफरेंस शेयर में। तो ये वाली जो एग्जाम्पल है ना, ये केस स्टडी में बार बार पूछेगा। कौन सी वाली एग्जाम्पल? हाँ जी, के सब डिवाइड ऑर्डिनरी एंड के जो टोटल शेयर कैपिटल एसेट सब डिवाइड कर दिया जाए किसमें? ऑर्डिनरी शेयर में और प्रेफरेंस शेयर्स में। अब आपको एक बड़ी ट्विस्ट की बात बताओ, आप बार बार उस तरफ आ रहे हैं वरना मैंने बताना नहीं था। ये एग्जांपल्स आपके सामने हैं। इनमें कौन सी वाली एग्जाम्पल है जिसमें, इन सब में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन तो सब में चेंज होगा, ये एग्री करते हैं। इनमें से एक एग्जाम्पल ऐसी है जिसमें आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन भी कंफर्म चेंज होगा। प्रेफरेंस शेयर, शाबाश, क्योंकि इसके राइट्स भी चेंज हो रहे हैं। अच्छा, ऊपर वाली एग्जाम्पल में भी वो चेंज हो, मे भी ना, वो एक अलग केस है। लेकिन फिफ्थ वाली एग्जाम्पल में कंफर्म है मेमोरेंडम के साथ। तो जहां कहीं अब वो अगर केस स्टडी में कहे कि हमने शेयर कैपिटल क्लास चेंज करनी है, तो आप सिर्फ मेमोरेंडम को चेंज लिखेंगे कि आर्टिकल्स को भी लिख देना चाहिए? क्योंकि जब वो उधर शेयर कैपिटल क्लास चेंज हो रही है तो कुछ केसेस में आर्टिकल्स भी चेंज होगा, जैसे प्रेफरेंस शेयर की एग्जांपल्स हैं। भाई कंसेप्ट बिल्ड हो गया। चलिए, ये था हमारा, बाकी ये 1 मिनट का काम नहीं है, प्रोसीजर यही सब था। इसको मैं 5 मिनट में भी निपटा सकता था, लेकिन केस स्टडी क्योंकि आई कैप टेस्ट कर रहा है तो मैंने इसलिए मुनासिब समझा इसको डिटेल में आपके साथ शेयर करूं। ये समझ आ गया आपको? ये रिलेट टू अमाउंट, रिलेट टू फेस वैल्यू, ये लाइन समझ आ गई। ये 2 सबसे अहम हैं। आपने जब कभी ये कंसेप्ट समझना है ना, ये इक्वेशन ये अपने सामने लिखनी है, इसके बगैर कंसेप्ट समझ नहीं आएगा कि इंक्रीज कौन सा है, कैंसिल वाला कौन सा है, सब डिवीजन कौन सा है, कंसोलिडेशन वाला कौन सा है। और दूसरे नंबर पे आपने, अगर आपको ये 2 कंसेप्ट समझ आ गए तो ये टॉपिक समझ आया, वरना नहीं आया। हाँ, फिफ्थ वाला और सब डिवीजन वाला, ठीक है। कि 5000 के चेंज करवा के 1000 के 5 नोट ले लें, हम ज्यादा अमीर होते हैं? नहीं होते, कोई फर्क नहीं पड़ता। ना अमीर होते हैं ना गरीब होते हैं, वो सिर्फ कंपोजिशन चेंज हुई है। प्रोसीजर क्या है अगर आपने अल्टरेशन करनी है शेयर कैपिटल के? सबसे पहले कह रहा है ऑथोराइज्ड बाय आर्टिकल्स में इस चीज की इजाजत हो कि कैपिटल चेंज करो, वरना आर्टिकल्स में से इजाजत, पहले आर्टिकल को चेंज करके वहां से इजाजत ले। यानी आर्टिकल्स में अगर लिखा हुआ है ना कि कंपनी अपना शेयर कैपिटल चेंज कर सकती है, फिर चेंज कर सकती है, वरना नहीं। ऑथोराइज्ड बाय आर्टिकल्स है, फिर क्या करना है? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो, और क्या करें? फाइल करो रजिस्ट्रार को, क्या 15 डेज स्पेशल रेजोल्यूशन की कॉपी फाइल करो। कितने दिन में? अच्छा, कभी किसी लेक्चर में मैंने आपको बताया है कि जब कभी स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो और उसकी वजह से मेमोरेंडम या आर्टिकल्स में अल्टरेशन हो, तो हम रजिस्ट्रार के पास 2 दफा जाते हैं। तब एक दफा स्पेशल रेजोल्यूशन की कॉपी जमा करवाते हैं, वो 15 दिन का टाइम है, और एक दफा अल्टर्ड मेमोरेंडम और आर्टिकल, उसके लिए 30 दिन का टाइम है। लेकिन अगर आप एक ही चक्कर लगाना चाहते हैं वो भी लगा सकते हैं। वो कैसे? 15 दिन में स्पेशल रेजोल्यूशन तो जमा करवानी है, साथ ही अल्टर्ड कॉपी मेमोरेंडम भी दे दे। तो स्टूडेंट बाज़ औक़ात ना परेशान हो जाते हैं, सर किसी जगह 15 दिन लिखा है, किसी जगह 30 दिन लिखा है, रजिस्ट्रार के पास जाना है। तो भाई देख लें रजिस्ट्रार के पास जा किस लिए जाए। अगर स्पेशल रेजोल्यूशन की कॉपी जमा करवा रहे हैं तो 15 दिन, और अगर अल्टर्ड मेमोरेंडम आर्टिकल सबमिट करवा रहे हैं उसके लिए 30 दिन। तो ये फर्क ज़हन में रखना है। रखें जी। चलिए जी, ये था हमारा आज का लेक्चर। असाइनमेंट मिल गई है ना आपको? देख लो, इधर तो कोई नहीं है, नहीं कोई नहीं है, बट ठीक है। चलिए, कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं। चलिए, आज का लेक्चर यहाँ ख़त्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज़।